हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग द लेक्चर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं कि अभी तक हमने क्या किया है। अभी हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम दो पार्ट भी डिस्कस किए थे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी देखा था कि कितने स्ट्रक्चर्स उसमें हैं। जैसे उसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट था, वहाँ पे ट्यूब्यूल्स थे, वहाँ पे वेसिकल्स थे। तो इन सब चीज़ों के बाद हमने स्ट्रक्चर्स के बाद हमने उसके फंक्शंस भी देखे थे कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, और अगर दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं तो उसका रीजन क्या था। ठीक है। अब वेसिकल्स के पास भी हम लोग आए थे कि वेसिकल्स क्या जनरली फंक्शन कर सकता है, सिस्टर्नी क्या कर सकता है। तो इन सब चीजों के बाद आज जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस टॉपिक का जो नाम है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके। और ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। मेंबर इन द सेंस एक सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने कहा था कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइसोसोम्स आएंगे, वैक्यूल्स भी आएंगे। तो इन सब के बाद आगे की जो कहानी आएगी वो कैसी होगी, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे कि इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। ये सब कुछ जो सवाल आप सोचेंगे, आप जितना सवाल सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग इन डिटेल हम लोग जो इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, वो हम देख लेते हैं कि भाई कौन से साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि भाई ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने क्या टेक्निक यूज किया उसके लिए, कौन से सेल में उन्होंने बताया, क्या ये प्रेजेंट किसके केस में होगा, प्रोकैरियोट्स में होगा, यूकैरियोट्स में होगा, तो क्या ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे या कहीं ये एब्सेंट हो सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप सवाल करेंगे। तो मेरा आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से एक सवाल करने की कोशिश कीजिए। आप जितना क्वेश्चन करेंगे खुद से, उतना ही आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। उस क्वेश्चन को लेकर के, लड़ाई झगड़ा को लेकर नहीं एग्रेसिव होना है, उस क्वेश्चन को लेकर के आप एग्रेसिव होंगे, और जब आप एग्रेसिव होंगे तो आप उस आंसर की तरफ बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ढूंढने की, और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई करेंगे, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। अगर उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इट इज also called as Golgi buddies. It is also called as Golgi buddies as well. In short आप इसे GC भी कह सकते हैं, and it can be also abbreviated as GB. Okay. Now, who is the scientist who firstly recognized the Golgi complex? So firstly it was firstly recognized by कैमिलो। आप ये आन मिलो सजना एक गाना है, वैसा करके भी याद रख सकते हैं, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी। एक सवाल का जवाब हमें मिल गया कि भाई किसने किया। अब है कि किस सेल में किया। recognized by Camillo Golgi in the nerve cell of cat and owl. ओके। तो इन्होंने नर्व सेल से सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने ही ये रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में बताया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कोई ऐसी चीज होती है। अब इन्होंने कोई टेक्निक भी यूज की होगी, है ना। वो जो टेक्निक इन्होंने यूज किया
उस टेक्निक का नाम है, वो भी मैं लिख देता हूं, बाय मेटेलिक impregnated टेक्निक। ठीक है, इन्होंने मेटेलिक इम्प्रेग्नेटेड टेक्निक को इन्होंने यूज किया, और आफ्टर यूजिंग दैट टेक्निक इन्होंने बताया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसी चीज है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड द नेम गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज गिवन आफ्टर the name of the scientist, the Camillo Golgi। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि ये सेल ऑर्गेनेल है, तो ये जनरली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहेंगे। दे आर generally present in case of eukaryotes, but absent in case of mature RBC plus mature sieve tube cells of plant sperm cell etc। इन सब सेल्स में और भी कई सेल्स हैं जहां पे ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये एब्सेंट होता है। दे आर आल्सो द यूकैरियोटिक सेल, बट इन दिस काइंड ऑफ सेल्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे और इसे आप ध्यान में रखेंगे। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, it is called as dictyosomes in case of plants। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? इन्हें कहा जाता है dictyosomes प्लांट के केस में। why they are called as dictyosomes? because the cisternae are not interconnected। ये आपस में जो इनकी सिस्टर्नी होती है प्लांट के केस में वो इंटरकनेक्टेड नहीं होती है, जिसकी वजह से इसे डिक्टायोसोम्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ अब मान लीजिए कि जैसे ये एक सेल मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो ये सेल है, तो ये सपोज दैट दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस, और अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे हम गोल्गी बॉडीज को मानते हैं। तो क्या ये गोल्गी बॉडीज कहीं भी प्रेजेंट रहेंगे? ये गोल्गी बॉडीज कहीं भी प्रेजेंट होंगे? जी नहीं। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडीज is present in the zone of exclusion। कहां प्रेजेंट होंगे? इन द जोन ऑफ एक्सक्लूजन of cytoplasm। Now what is that zone of exclusion? इसे क्या कहते हैं? किस जोन को हम कहेंगे? वैसा जोन, जैसे मान लीजिए कि ये जो सारे साइटोप्लाज्म हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो किसी किसी पार्ट में कहीं कहीं सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं,
और जहां पे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, जहां पे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, उनके केस में वहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। मतलब जोन ऑफ एक्सक्लूजन एक ऐसा जोन है जहां पे there is no presence of no cell organelle, no cell organelle is present, जहां पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहेंगे। हाँ तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसका एक अल्टरनेट नेम भी है जिसे हम गोल्गी बडीज भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में इसे गोल्गी apparatus भी कहा जाता है। ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था कैमिलो गोल्गी के थ्रू इन द नर्व सेल ऑफ cat and earl by the technique called as metallic impregnated technique, by the technique called as metallic impregnated technique. They are generally present in case of eukaryotes but may absent, generally absent in case of mature RBC, the mature sieve tube cells and the sperm cell, and the sperm cell, स्पर्म सेल के केस में भी ये एब्सेंट रहेगा। उसके बाद प्लांट के केस में इसे हम डिक्टायोजोम्स कहते हैं, क्योंकि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉट नॉट सीव ट्यूब, the cisternes are not interconnected, that's why they are called as dictyosomes. Further, this particular Golgi complex and Golgi bodies is present in the zone of exclusion. It is present in the zone of exclusion, which is also called as Golgi ground substance, which is also called as Golgi ground substance. Golgi ground substance. The zone of exclusion is also called as Golgi ground substance. और ये जो Golgi complex है, it is a kind of single membrane bound cell organelle, or it is bound by सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन से ये बना होता है और इसके पास भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं लाइक सिस्टर्नी होगा, लाइक ट्यूब्यूल्स होगा, लाइक वेसिकल्स होंगे, लाइक वैक्यूल्स होंगे, इसे गोल्गी वैक्यूल्स भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि ये जो गोल्गी बडीज है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक सदस्य है, और उससे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल है वहां पे वो प्रोटीन के फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन करने के बाद ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये पैकेजिंग का काम करता है, ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो वो किस तरह से करता है, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये शायद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया हो, या फिर उन दोनों में कोई संबंध है, क्योंकि सिस्टर्नी हम यहाँ भी देख रहे हैं, सिस्टर्नी स्ट्रक्चर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखे थे, ट्यूब्यूल्स हम यहाँ भी देख रहे हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, वेसिकल्स यहाँ भी है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। तो ये एक कॉमन चीजें हैं जिससे आप बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको एक बेटर वे में कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजों को बेटर वे में आप तक पहुंचा सकूं। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम एक सेल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस
बनाता हूं और इस न्यूक्लियस से अटैच जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट this structure is the structure of endoplasmic reticulum, ठीक है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे इनके मेम्ब्रेन के साथ हमने राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की भी बात करी थी, राइबोफ्लोरिन 1 और 2 के हेल्प से ये यहाँ पे ऐसा अटैच है। और इनके अटैचमेंट की वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर जनरली very busy in producing the proteins, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि एक पार्ट हम कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये दूसरा जो पार्ट है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रेयर एंड सेर। ओके, अब यहाँ समझिएगा थोड़ा कि यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ क्या रिश्ता है, इनका क्या नाता है। तो ये लास्ट में हम जानते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे सिस्टर्नी है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे वेसिकल्स हैं, और जो वेसिकल्स हैं ये पिच्ड ऑफ होते हैं। ये जो बल्जी लुक है यहाँ पे, ये देखिए जो मैंने अभी बल्जी लुक बनाया है, थोड़ा मैं इधर भी इसको ऐसा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो ये फाइनली ये जो अमाइनो एसिड या जो प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग क्या होती है कि हम जानते हैं कि जब कभी भी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन गोज फॉर मॉडिफिकेशन, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन गोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर मैनन्स या ग्लाइकन्स ये सब ऐड होते हैं जिससे ये प्रोटीन चेंज होता है। तो इस प्रोटीन को यहाँ पे मॉडिफिकेशन को जिसे मैं कहता हूं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज दैट ये कुछ ऐसा एक प्रोटीन है तो मॉडिफाई होकर के शायद ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है। बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इनकी कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है और कुछ एक्स्ट्रा कोई एक मॉलिक्यूल इनके साथ, मान लीजिए यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ब्लू कलर में यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मॉडिफिकेशन हो गया है। अब मान लीजिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से प्रोटीन फॉर्म हुआ है और यहाँ पे कुछ वेसिकल्स हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ वेसिकल्स हैं। अब ये वेसिकल्स क्या काम करते हैं, दे जनरली फंक्शंस एज अ ट्रांसपोर्टर। ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं मतलब ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका, तो चलिए इनके पास भी हम प्रोटीन प्रोवाइड कर देते हैं कि चलिए भैया इनके पास भी ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये प्रोटीन जैसे मान लीजिए यहां से बढ़ेगा तो यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, ट्रांसलेशन हो चुका है, इस स्टेप तक हम आ चुके हैं। जब यहां ट्रांसलेशन हो गया है अब इसका मॉडिफिकेशन होना है। तो हम जानते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो जब भी होगा तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ही होगा। ये जब भी होगा वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ही होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एक तो और बना देते हैं ताकि कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं हो आपको समझने में। ठीक है, तो हर एक पार्ट में देखिएगा कि यहाँ पे जैसे अब ये वेसिकल्स यहाँ चले हैं, जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, इनको यहाँ पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है भाई? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचना है। तो ये जो है, दिस इज व्हाट गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट्स भी हैं जो कि ब्रांच्ड हैं, वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, ये इसके साथ इनका मेम्ब्रेनल फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है? द वेसिकल्स कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गेट्स फ्यूज्ड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के सिस्टर्नी के मेम्ब्रेन से ये जो वेसिकल्स हैं, these are what? These are the vesicles. These are the vesicles. तो ये जो वेसिकल्स हैं, जो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये तीनों स्ट्रक्चर हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो ये जो वेसिकल्स हैं ये आगे बढ़ते हैं इनके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए कि भाई हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया है, अब आपका काम है कि आप इसे मॉडिफाई कीजिए। तो अब ये कैसा सीधे ऐसा फेंक के तो नहीं दे देगा कि भैया चलिए मैंने फेंक दिया और आप उसको कैच कर लो, अपना काम कर लो। यहाँ पे वैसी कोई काम हो नहीं सकती है। तो ये क्या करता है, एकदम पद्धति से आकर ये वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज करता है, और जब फ्यूज करेगा तो ये अपने कंटेंट को जिसके पास ये प्रोटीनल पार्ट प्रेजेंट है, फ्यूज करने के बाद ये प्रोटीन को यहाँ ड्रॉप कर देगा, इस प्रोटीन को यहाँ ड्रॉप कर देगा, और धीरे धीरे एक और वेसिकल्स, मान लीजिए यहाँ पे एक और वेसिकल्स आकर के ज्वाइन हुआ है, दो वेसिकल्स ज्वाइन हो चुके हैं, और ये दोनों वेसिकल्स गोल्गी बॉडीज के सिस्टर्नी के मेम्ब्रेन से आके फ्यूज भी हो चुके हैं। अब जैसे ही इन्होंने अपने कंटेंट को गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ड्रॉप किया, दे अगेन गो बैक। वो क्या करेंगे, वो यहां से मूव हो जाएंगे। ये पूरा जो एरिया है फिर से ये ऐसा पैक हुआ, और ये जो वेसिकल्स हैं, मान लीजिए कि अब ये वेसिकल्स इधर आगे बढ़ चुके हैं, वेसिकल्स यहाँ पे माइग्रेट हो गए। सेम यहाँ से भी ये जो प्रोटीन है वो इधर अंदर ड्रॉप कर दिया जाएगा, और फिर से ये वेसिकल्स आगे, आफ्टर ड्रॉपिंग द कंटेंट, the protein content, it again migrates towards the endoplasmic reticulum for getting the further proteins which is formed by the rough endoplasmic reticulum region। वहां से जो फॉर्म होगा, वहां से फिर से उसको गेन करने के लिए, उनको लाने के लिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए ये फिर से रेडी हो जाएगा। तो जब ये रेडी हुआ है, समझिएगा, अब यहां से ये जो प्रोटीन है मॉडिफाई करेगा, इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी, मतलब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसलेशन के बाद की ये मैकेनिज्म है जहां पे ये प्रोसेस हो रहा है, और ये जो काम जो कंप्लीटली जो किया जा रहा है रिजल्टेंट, एज अ रिजल्टेंट, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हम कौन कौन से स्ट्रक्चर को जानेंगे? हम यहाँ पे जानेंगे इनके पास सिस्टर्नी के बारे में, हम इनके पास जानेंगे ट्यूब्यूल्स के बारे में, हम इनके पास जानेंगे वेसिकल्स के बारे में, हम इनके पास जानेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो इस वैक्यूल को गोल्गी वैक्यूल्स भी कहते हैं। दिस पर्टिकुलर वैक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज Golgi vacuole. So these are the various structures present under the Golgi bodies. ठीक है, अब इतना ही नहीं, इस Golgi bodies में यहाँ पे हम दो सिस्टर्नी में दो फेस जानते हैं, इस Golgi कॉम्प्लेक्स में दो फेस जानते हैं, जिसे कहा जाता है सिस फेस, and the second one is what called as trans face. The one is called as cis face and the another one is called as trans face. तो ये cis और trans क्या है ये समझिएगा। यहाँ पे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी से जो वेसिकल्स आके अटैच हुए थे, तो द cis face,
सिस फेस क्या है मैं आपको जरा सा ये बता देता हूं कि इट इज प्रेजेंट towards nucleus. It is present towards nucleus. It is also called as convex face. It is also called as convex face or the forming face. समझिएगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं उधर वापस आता हूं। दूसरा हमने क्या देखा कि भाई इनके पास एक ट्रांस फेस भी प्रेजेंट है। सिस का मतलब ही होता है एक तरफ, सेम, टुवर्ड्स, और ट्रांस का मतलब होता है अवे। सिस का मतलब टुवर्ड्स, ट्रांस का मतलब अवे। तो इसको हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम nucleus. It is also called as concave face or maturing phase. Now why that particular trans phase is called as maturing phase and cis is called as forming phase? इसे जरा सा आप समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि वेसिकल्स आए हैं, ये जस्ट जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, these vesicles generally carries what? They carries newly formed proteins. They carries what? They carries newly formed protein. तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के इस पार्ट में आके अटैच होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के इस पार्ट से आकर अटैच होते हैं। तो यहाँ पे तो एक तरह से अब ये फॉर्म ही हो रहा है ना, मतलब जो मॉडिफिकेशन का स्टार्ट है, जो मॉडिफिकेशन मतलब न्यू प्रोटीन्स फॉर्म होने शुरू हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द सिस फेज। This is what called as the cis phase and the phase which is away from the nucleus. अगर हम इसे न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं तो this phase is what away from nucleus and this phase is what towards nucleus, right? तो यहाँ पे ये जो phase होगा, this particular phase is called as trans phase. इसे हम क्या कहेंगे? This is what called as trans phase or maturing phase or concave phase, and this particular cis phase is called as convex phase or cis phase or the forming phase. अब क्या होता है, ये धीरे धीरे आने के बाद यहाँ पे एक वेसिकल्स जो आपको बल्जी लुक थोड़ा यहाँ दिख रहा है, ये एक तरह से फ्लैट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नी। तो ये जो बल्जी लुक आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, यहाँ पे फिर से मान लीजिए ये ऐसा वेसिकल्स बना है जिसके पास प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये फर्दर इससे आकर के फिर अटैच होगा, कुछ प्रोसेसेस यहाँ होंगे, फिर ये दूसरा है, इनके पास भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये फिर इससे अटैच होगा। ये सेम एक मैकेनिज्म ये चलता रहेगा, ऐसा एक मैकेनिज्म चलता जाएगा और फिर उनका जो प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन है वो कंटिन्यूअस में करते जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि एक तरह से सिस्टर्नी में ही हम कह सकते हैं सिस्टर्नी का दो फेस है, एक है सिस फेस, दूसरा है ट्रांस फेस। या फिर अगर हम सिस्टर्नी को छोड़ देते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तब भी हम कह सकते हैं कि ये जो फेस है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ये सिस फेस होगा एंड दिस इज व्हाट द ट्रांस फेस। किसी बुक में ऐसा भी लिख सकता है कि the cis phase is present towards the endoplasmic reticulum and the trans phase is present towards the the trans phase is present away from the endoplasmic reticulum। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंसीडर करें या न्यूक्लियस को कंसीडर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन सही कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियस को लेकर के इनकी बात होती है कि न्यूक्लियस के तरफ जो फेस है उसे सिस फेस कहेंगे और जो न्यूक्लियस से अवे है, जो दूर है, उसे हम ट्रांस फेस कहेंगे गोल्गी बॉडीज में, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एक जो मैकेनिज्म हमने देखा, यहाँ पे एक जो कंटिन्यूएशन में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन देखा, वो हमने देखा अभी तक। और आगे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो वेसिकल्स हैं, इनके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास ये देखिए, ये से इधर से जो वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, जो एक तरह से मॉडिफाइड प्रोटीन है इनके पास। मैं ब्लैक कलर से इस मॉडिफाइड प्रोटीन को डिनोट कर रहा हूं कि इनके पास मॉडिफाइड प्रोटीन है। अब क्या होता है, दे जनरली एक्ट एज postman, they generally acts as the Golgi complex strictly towards to the vesicles, they acts as a postman, वो postman के जैसा वर्क करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट कि अब हम यहाँ कहते हैं कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना है। या फिर हम कहेंगे कि बाकी अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वहां पे प्रोटीन को जाना है, या कहीं कुछ मेम्ब्रेन्स के पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी और स्ट्रक्चर जैसे प्लास्टिड्स हैं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। सपोज दैट सब एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा कि यहां से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनके पास एक सिग्नल होता है, इस सिग्नल को यूज करके ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाएंगे। अगर इनको न्यूक्लियस तक जाना है तो न्यूक्लियस को ये प्रोटीन जाकर के पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टिड है, सपोज दैट हियर इज व्हाट द प्लास्टिड, अगर प्लास्टिड को इनको ये प्रोटीन देना है तो ये सीधे प्लास्टिड की तरफ ही जाएंगे और प्लास्टिड को ही वो डिलीवर करेंगे। मतलब दे जनरली एक्ट्स एज अ पोस्टमैन और द कैरियर और अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और यू कैन आल्सो से इट एज कार्गो, ये एज अ कार्गो फंक्शन करते हैं। जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं गोल्गी बॉडीज के साथ, वो एज अ कार्गो फंक्शन करते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है गोल्गी बॉडीज का, द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडीज are the modification and packaging of the proteins. Okay, they generally modify or package the proteins. The next function of the Golgi bodies, here we have written the function ऑफ गोल्गी बॉडीज। यहाँ पे हमने गोल्गी बॉडीज के फंक्शन के बारे में लिखा है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं भाई कि ये एज अ प्रोसेसिंग तो यहाँ हो रहा है, इसके बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, ये गोल्गी बॉडीज के सिस्टम के बीच में सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ये आपस में एकदम चिपक के रहते हैं। ओके, तो अब इसके बाद ये वेसिकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पहुंचा रहा है, प्लास्टिड को भी जो प्रोटीन प्लास्टिड को चाहिए वो प्लास्टिड को दे रहा है, जो कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस को चाहिए न्यूक्लियस को दे रहा है, या जहां पे सेल के अंदर जिस लोकेशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, वो प्रोटीन वहां डिलीवर करेगा। मतलब ऑल्सो फंक्शंस इन transportation of proteins to different location of this सेल के डिफरेंट लोकेशन में प्रोटीन्स को माइग्रेट करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है ये वेसिकल्स। एंड द गोल्गी वैक्यूल्स दे जनरली store the proteins for a temporary time, टेम्पररी हॉल्टेज वहां पे प्रोटीन का होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली समझ गए हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया। ये वेसिकल्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो इससे ट्यूब्यूल से अलग होकर के आए हैं, वो प्रोटीन डिलीवर करते हैं सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडीज में। यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, फिर ये वेसिकल्स डिफरेंट लोकेशंस में प्रोटीन को माइग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नाउ वी आर वेरी क्लियर दैट the endoplasmic reticulum and Golgi bodies, they generally functions in a coordinated way। जो अभी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैसे सेल ऑर्गेनेल्स
उनको इसलिए सिस्टम कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स उस सिस्टम के अंदर आते हैं दे ऑल फंक्शंस इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। सबका फंक्शन एक दूसरे से मिला जुला है। यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन को फॉर्म किया, इन्होंने प्रोटीन को मॉडिफाई किया और पैकेज किया, और इनके ही स्ट्रक्चर हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस में प्रोटीन को माइग्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है, now students, I write here especially vesicles, tubules and cisterns, these are very related with the endoplasmic reticulum। और गोल्गी वैक्यूल्स जो हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गोल्गी वैक्यूल्स, तो ये जो गोल्गी वैक्यूल्स हैं they contain amorphous or granular substances, and in somehow conditions they also act as, or they may also develop into the lysosome, acts as lysosomes। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो गोल्गी वैक्यूल्स है बाद में ये लाइसोसोम के जैसा भी बिहेव कर सकता है। लाइसोसोम के जैसा बिहेव कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये इसके फॉर्मेशंस हुए कहां से, ये गोल्गी वैक्यूल्स फॉर्म हुए कहां से। तो ये जो ट्रांस फेस है, द मैच्योरिंग फेस जो गोल्गी बॉडीज का है, वहां से ये पिंच्ड ऑफ होके आते हैं और वो फिर बाद में एक वैक्यूल्स का साइज लेते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फ्री स्पेस जहां पे ये एमॉर्फस ग्रैनुलर सब्सटेंस को कंटेन करता है, मतलब एक टेम्पररी हॉल्टेज है वहां पे, और बाद में इट मे एक्ट एज लाइसोसोम, वो लाइसोसोम में भी डेवलप कर जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड स्टडी or concept about the Golgi bodies, and we have also discussed the relation of Golgi bodies with the endoplasmic reticulum। जब आप दोनों को मिला करके स्टडी करेंगे तो ये काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, और इसके सारे क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसने बनाया, ये पैकेज किया और इसी ने एज अ पोस्टमैन कंप्लीट सेल के अंदर जहां पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको उसने पहुंचा दिया। तो आई होप कि मैं काफी सक्षम हूं और काफी बेटर वे में मैंने आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, और उस पे अगर कोई आपके मन में कुछ सवाल आता है, कुछ आपको ऐसा सोच आती है, उस सोच को भी आप वहां पे रख सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट को या आपके डाउट को क्लियर करने के लिए अलग से कोई वीडियो बनाना पड़ेगा तो वो भी हम आपको पूरा फेवर करेंगे। इस लॉकडाउन में आपको जितनी ज्यादा बेहतर ढंग से हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें हम आपको करने की कोशिश करेंगे, और आप बच्चों को पूरा सहयोग रहेगा हमारे तरफ से। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इस लॉकडाउन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप यूज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।